हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो थ्योरी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। थ्योरी एग्जाम के अंदर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है विथ डायग्राम। यदि फ्रेंड्स आप इसके स्टेटमेंट समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। इसके अलावा थर्मल इंजीनियरिंग, मटेरियल टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन सबके मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं। वह आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको समझ लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसलिए क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्यों जरूरत पड़ी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्या उसका स्टेटमेंट है, तभी हम समझ सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक डायग्राम है, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट लॉ को। उसी से हम समझाएंगे फ्रेंड्स कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्यों जरूरत पड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बना हुआ है, ये फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट को प्रूव करता है। ये डायग्राम, इसमें क्या समझाया गया उसी के स्टेटमेंट को हम समझते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि यदि किसी सिस्टम को हम सराउंडिंग से हीट सप्लाई करते हैं तो उस सिस्टम के द्वारा में उतना ही इक्विवेलेंट वर्क डन प्राप्त होता है जितनी हमने हीट सप्लाई की है। ऐसा फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया। तो इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम हमने मान लिया कि हीट इंजन है, उसको हम Q1 हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, इस इंजन के द्वारा जो वर्क डन मिल रहा है वह कितना मिल रहा है, जितनी हीट सप्लाई की हुई है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, याद रखें। तो हमने यहाँ पर लिखा W इक्वल टू Q1। इसका मतलब होता है कि जितनी हमने हीट सप्लाई की Q1 उतना ही हमें वर्क डन मिल रहा है। समझ में आया होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ ने सिर्फ इतना बोला है कि जितनी हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं उतना ही हमें इक्विवेलेंट वर्क डन मिलता है। हीट के लॉसेस होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे उतना ही हमें वर्क डन प्राप्त होगा। ठीक फ्रेंड्स, इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन। ये परपेचुअल मोशन मशीन के ऊपर कई बार शॉर्ट नोट लिखने को आता है, तो हम कैसे लिखेंगे ये भी समझ लें। तो परपेचुअल मोशन मशीन के लिए हमें ये डायग्राम भी बनाना है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें स्टेटमेंट लिखना है जो फर्स्ट लॉ का मैंने बताया है कि किसी सिस्टम को जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे उतना ही हमें 100% वर्क डन मिलेगा जितनी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं किसी सिस्टम को। ऐसा परपेचुअल मोशन मशीन के अंदर हम लिख सकते हैं यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स हम बात करते हैं अब जो फर्स्ट लॉ के बाद जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना हुआ है। फर्स्ट लॉ के अंदर जो कमियां थी, जैसे कि फर्स्ट लॉ ने ये बताया है कि जितनी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उतना ही वर्क डन मिलेगा, लेकिन इसके अंदर लॉसेस होंगे या नहीं होंगे ये फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया। तो यही क्या है, सेकंड लॉ के अंदर केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने इसको प्रूव किया है। इसी तरह फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं नेचुरली हीट सप्लाई होती है या फिर हीट ट्रांसफर होती है कैसी, हायर टेम्परेचर बॉडी, जिस बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो उससे लोअर टेम्परेचर बॉडी, जिस बॉडी का टेम्परेचर कम हो उसकी ओर नेचुरली ट्रांसफर होती है स्वयं से। मतलब जिस बॉडी का टेम्परेचर अधिक होगा उससे आपने देखा होगा अगर हम टच कर देंगे तो हमारे हाथ के अंदर हाथ गर्म होने लगता है। उसका मतलब होता है नेचुरल तरीके से हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर हीट ट्रांसफर होने लगती है। लेकिन इन्होंने यही नहीं बताया फर्स्ट लॉ ने कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफर होती है या फिर नहीं होती है तो कैसे होती है। तो इसी को प्रूव किया किसने, क्लॉसियस ने। क्लॉसियस ने अपने स्टेटमेंट में बताया फ्रेंड्स हीट ट्रांसफर कैसे होती है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर। तो दोनों स्टेटमेंट को समझ लेते हैं फ्रेंड्स, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जिसमें हमें इसकी जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको लिखना पड़ेगा और डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझ रहे हैं फ्रेंड्स केल्विन प्लांक स्टेटमेंट।
केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी सिस्टम या कोई भी इंजन बनाना संभव नहीं है या असंभव है जो जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ऐसा कोई सिस्टम या इंजन बनाना संभव नहीं है जिसको हम जितनी हीट सप्लाई करें उतना ही वर्क डन हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं 100% वर्क डन प्राप्त हो सके, ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है। कुछ ना कुछ हीट के लॉसेस होते हैं। इन्होंने बताया फ्रेंड्स कि नेचुरली हम अगर कोई वर्क डन कर रहे हैं तो हमें जो एनर्जी मिल रही है उसको हम इक्विवेलेंट हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम कोई वर्क डन कर रहे हैं और हमें जो एनर्जी दी जा रही है उसको हम इक्विवेलेंट हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हीट दी जा रही है उसको हम इक्विवेलेंट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वहां पर हीट को वर्क डन में जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ हीट का लॉसेस होता है, 100% हमें वर्क डन नहीं मिल सकता, ऐसा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया। ठीक फ्रेंड्स, और नेचुरली हम जानते भी हैं कि जितनी भी हम गाड़ियों में पेट्रोल डीजल सप्लाई करते हैं उसके इक्विवेलेंट हमें एवरेज गाड़ी का नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ हमारे जो भी फ्यूल होता है, जो भी हीट है, उसका लॉसेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहां से आप समझ भी सकते हैं। ये किसने बताया, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसके डायग्राम को हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि हाई टेम्परेचर बॉडी है जो हीट इंजन का एक एग्जांपल लिया गया। ठीक है, यहाँ पर हीट इंजन लगा हुआ है, नीचे क्या है, लो टेम्परेचर बॉडी है। हायर टेम्परेचर बॉडी से हमने क्या किया, हीट इंजन को हीट सप्लाई की जिसके थ्रू इंजन चलता है। तो हीट सप्लाई करने के बाद क्या करेगा, इंजन चलेगा, मतलब हमें वर्क डन मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्क डन मिलेगा। उसके बाद क्योंकि 100% हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती तो कुछ हीट रिजेक्ट भी होगी, तो कुछ हीट रिजेक्ट कर देता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे जो हमारा एनवायरमेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें वर्क डन निकालना है फ्रेंड्स तो हमारी जो हीट सप्लाई हो रही है उसमें से माइनस हम क्या कर देंगे, जो हीट रिजेक्ट हो रही, तो हमारा वर्क डन निकल आएगा कि हमें वर्क डन कितना प्राप्त हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया होगा ये डायग्राम भी। अब क्लॉसियस स्टेटमेंट को भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट का, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी में, नीचे एक डायग्राम बना है जिसको हमें एग्जाम में बनाना है। तो क्लॉसियस के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला फ्रेंड्स कि नेचुरली हम जानते हैं जो भी हायर टेम्परेचर बॉडी होती है उससे लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर हीट ट्रांसफर होती है नेचुरल तरीके से, स्वयं के तरीके से, जैसे ही हम कॉन्टेक्ट में आते हैं। लेकिन लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की ओर हीट ट्रांसफर नहीं होती नेचुरली जब तक कि हम उस पर कोई वर्क डन नहीं करें या एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगाएं। समझ में आया फ्रेंड्स, इनका कहने का मतलब था कि हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर हीट ट्रांसफर होती है नेचुरल तरीके से, लेकिन लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर जो हीट ट्रांसफर होती है वह नेचुरल तरीके से नहीं होती है। उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, कुछ एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ता है जब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफर होती है। यही फ्रेंड्स यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जो है रेफ्रिजरेशन का। रेफ्रिजरेटर देखा होगा सबके घरों में बना हुआ है। हम वहां पर क्या देखते हैं, जो भी हम चीजें अपनी क्या रखते हैं फ्रिज के अंदर रखते हैं, उसमें क्या होता है, बॉडी हमारी ठंडी होती है और ठंडी हो जाती है, जबकि हम देखते हैं हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर से अधिक होता है। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर की और क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफर कर रहा है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ठंडा हो जाए। तो वहां पर हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं, उस पर कुछ एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो, रेफ्रिजरेटर क्या कर सके, उसकी हीट को निकाल के बाहर निकाल सके इन्वायरमेंट में, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अधिक होता है। समझ में आया, रेफ्रिजरेटर के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं उस बॉडी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर जिसकी हीट हमें ट्रांसफर करना है हायर टेम्परेचर की ओर। इसी को फ्रेंड्स इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। हमने मान लिया एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट रखा हुआ है जिसको हमें ठंडा करना है, ठीक है। तो ये लिखा कूलिंग डिमांड है, यहाँ पर कूलिंग डिमांड मतलब है इसको हमें और ज्यादा से ज्यादा ठंडा करना है। ये हॉट रिजर्वायर हमारा एनवायरमेंट। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो भी हमारा यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट है, इसको मैंने मान लिया कूलिंग डिमांड का मतलब इसको ठंडा करना है, इसकी हीट को खींचेगा। क्या करेगा, इसकी हीट को खींचेगा कहाँ, रेफ्रिजरेटर अपने अंदर, फिर इसको क्या करेगा, बाहर अपने इन्वायरमेंट में निकाल देगा। मतलब रेफ्रिजरेटर यहाँ पर वर्क कर रहा है किसके ऊपर, जो भी यहाँ पर हम जिस बॉडी को ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम एक्सटर्नल वर्क कर रहा है रेफ्रिजरेटर के थ्रू, ठीक है, किसी बॉडी को ठंडा करने के लिए, किसी बॉडी की हीट को सप्लाई करने के लिए।
यहाँ पर क्या कर रहा है फ्रेंड्स, जो हमारी लोअर टेम्परेचर बॉडी है उसका टेम्परेचर और कम करने के लिए उसकी हीट ले रहे हैं, और जो हायर टेम्परेचर बॉडी है, जो हमारा एनवायरमेंट है, वहां पर हम सप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स समझ में ये आया इस स्टेटमेंट के थ्रू कि जब हमें किसी लोअर बॉडी के टेम्परेचर को हायर बॉडी की टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर करना है, तो हमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ी, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ये जो बॉडी है जिसको हम ठंडा कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कम है, और जो हमारा बाहर का टेम्परेचर अधिक है उसकी ओर हम क्या कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ में आया? इतना समझाने का तरीका था फ्रेंड्स। सिर्फ क्लॉसियस ने इतना बोल दिया है कि जो भी लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की ओर हमें हीट ट्रांसफर करना है, तो सिर्फ हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, एक एक्सटर्नल वर्क की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने समझाने की कोशिश की दोनों स्टेटमेंट की। अगर एग्जाम में पूछे आते हैं तो विथ डायग्राम आप समझा सकते हैं। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।